चलो फिर डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन और उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, साई एंड साई स्क्वायर का, कि साई का क्या रोल है और साई स्क्वायर का क्या रोल है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और जो कंडीशंस हैं आपके एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस फॉर साई साई के, जो अगर कोई सॉल्यूशंस आते हैं कोई एक फंक्शन का, तो उनके कौन कौन से आपके जो सॉल्यूशन हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये पॉइंटर दिख रहा है क्या आपको? यस सर। ठीक है। तो जनरली इससे पहले मैं आपका जो यूनिट फर्स्ट का वो डे ब्राउनली इक्वेशन और उसका रिलेशन डिस्कस किया हूँ। अभी हम डिस्कस करते हैं उसी यूनिट का श्रोडिंगर इक्वेशन। चलो, सबसे पहले तो हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर श्रोडिंगर का क्या उसमें रोल रहा उसको हम डिस्कस करेंगे। हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्यों आई और किस चीज को ये डिफाइन करने के लिए आई, तो इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बोर का एटॉमिक मॉडल। उसमें आपको पता होगा कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस के अराउंड जो है सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते रहते हैं, ये सबको पता है। तो ये आपका जो सर्कुलर जो पाथ है उसमें ये मूव तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उसका पोजीशन बता पाएंगे, एग्जैक्ट पोजीशन? तो उस एग्जैक्ट पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी थी, उसके जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी थी, उसको जो है बोर थ्योरी डिस्कस नहीं कर पाया। तो उसके लिए आपका हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आती है कि आप किसी मूविंग पार्टिकल्स की, दैट इज इलेक्ट्रॉन की, एग्जैक्ट लोकेशन को आप नहीं बता पाएंगे, उनमें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी पाई जाती है। और ये जो बोर थ्योरी है, इसको मैं आपको कल पिछले लेक्चर में आपको डी ब्राउनली इक्वेशन के थ्रू थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसमें रिलेशंस में उसमें कहीं कहीं मैं मोमेंटम का टर्म इंट्रोड्यूस कराया था, और यस सर। उसी मोमेंटम में यहाँ पर जो आपकी अनसर्टेनिटी पाई जाती है विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, उन सबको हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम अगर बोले कि हाउएवर वी नो लॉन्गर बिलीव दैट इट इज पॉसिबल टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम सो प्रिसाइसली, कि हम ये बिलीव नहीं कर सकते कि ये पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल मोशन कर रहा है जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, उसका पोजीशन एक जगह फिक्स है कि एट अ टाइम, इस टाइम पर ये यहाँ पाया पाया जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं, उसकी सिर्फ एक लोकेशन बता सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि यहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल यहीं पाया जा रहा है। तो उन्हीं सबको डिस्कस करने के लिए उन्हीं को एक प्रिंसिपल के थ्रू हाइजेनबर्ग ने अपनी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस कराया था। तो देखिए, ये जो आपको प्रॉब्लम था वही आपका कॉज था आपका, कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वहां पर इंट्रोड्यूस होता है। तो हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहती है कि which states that there is a relationship between the inherent uncertainty in the location and momentum of electron। इसको अगर मैं इसके रिलेशन से अगर मैं दिखाऊं, तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, जो इनमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है मोमेंटम और पोजीशंस में, जिसको अब देखो लोकेशन बताया है, लोकेशन यहाँ पर किसके लिए इंट्रोड्यूस करा है, पोजीशन के लिए। और ये जो पी है आपका, पी मोमेंटम को, और डेल पी शो कर रहा है अनसर्टेनिटी, कितना वहां पर अनसर्टेनिटी पाया जा रहा है। एक एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वहां पर, और डेल एक्स जो है आपका उस कोऑर्डिनेट में पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी पाई जा रही है उसको बता रहा है। तो दैट इज यहाँ पर ये जो आपका पोजीशंस और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनमें कितना अनसर्टेनिटी पाया जाता है और उनमें रिलेशन कितना है, उनके बीच रिलेशनशिप क्या है, वो आपका डिस्कस करती है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। तो ये जो रिलेशन है वो किसके बराबर होता है या क्या होता है, तो डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। तो इनमें जो आपकी अनसर्टेनिटी का रिलेशनशिप है वो आपका क्या होता है, डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो
यहाँ पर आपको एक रिलेशन आपको ध्यान देना है। यहाँ से आपको डेल पी एक्स दैट इज आपके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी दे करके आपको पोजीशन में अनसर्टेनिटी पूछ सकता है कि कितना अनसर्टेनिटी है, और अगर पोजीशन को अगर वैल्यू देता है तो वहां पर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को पूछ सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि एट अ टाइम अगर आप पोजीशंस को बता रहे हैं तो वहां पर ये जरूरी नहीं है कि वहां पर आप एग्जैक्ट उसका मोमेंटम का भी रिलेशन आप बता पाए या वो मोमेंटम का वैल्यू भी बता पाए। उनमें वेरिएशन पाया जाता है, और ये जो रिलेशनशिप है इस इक्वेशन के इस इक्वेशन को जस्टिफाई करता है। अब ये तो बात हुई हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। अगर मैं इसको आगे और बढ़ाऊं तो इसके स्टेटमेंट्स क्या है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, there is a larger uncertainty in the location of electron, del x is larger, मतलब आपकी जो लोकेशन या फिर पोजीशन है उसमें काफी अनसर्टेनिटी पाई जाती है, और अगर इसमें अनसर्टेनिटी पाई जाएगी तो हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाएंगे एट अ टाइम कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पर अभी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन अनसर्टिनिटी के कारण आपका जो है एग्जैक्ट लोकेशन ना बता पाने के कारण आपका जो है डिफरेंट टाइप के टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगे, जैसे कि आपका ऑर्बिटल्स होगा। तो ऑर्बिटल्स क्या होता है, ऑर्बिटल का आपका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, उन सभी चीज को हमको समझना है। तो देखिए, दिस मीन्स दैट वी कैन नॉट ट्रीट इलेक्ट्रॉन एज अ सिंपल पार्टिकल with their motion described precisely, but we must instead consider the wave properties of electrons characterized by a degree of uncertainty in their location। आप इस प्रॉपर्टी के कारण इस इलेक्ट्रॉन को आप सिंपल पार्टिकल ट्रीट नहीं कर सकते अगर वो अपने मोशन कंडीशंस में है, बट इनके हम वेव प्रॉपर्टीज को कंसीडर करेंगे विथ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन देयर लोकेशन, कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर वहां पर अनसर्टेनिटी वहां पर पाई जाएगी, और उस अनसर्टेनिटी को आप किस रिलेशन से आप वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। In other words, instead of being able to describe precise orbits of electron, as in the Bohr theory, we can only describe orbitals, region that describe the probable location of electron। इसका मतलब ये है कि ये जो अनसर्टेनिटी आ गई, अब इस अनसर्टेनिटी के कारण यहाँ पर हम जो आपकी ऑर्बिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्बिट्स हैं, वो आप फिक्स नहीं बता पाएंगे कि कहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन लोकेटेड है, बट हम क्या कर सकते हैं, एक ऑर्बिटल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और वो ऑर्बिटल्स क्या होगा, तो ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन होगा, एक रीजन, रीजन मतलब समझ रहे हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, रीजन मतलब हो जाता है एक क्षेत्र। तो एक एक रीजन में आपका जो है इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, अब हम फिक्स से हम खुद यहाँ पर श्योर नहीं है, हम क्या बता रहे हैं, प्रोबेबल, कि इस टाइम पर एक पर्टिकुलर इस जगह पर यहाँ पर इतने जगह में ये पाए जाने की संभावना है इस इलेक्ट्रॉन की इस समय पर। तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक पर्टिकुलर प्लेस पर न बोल करके हम रीजन की बात कर रहे हैं कि इस रीजन में वो भी प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर हम इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो आपका कोई मूविंग पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, उसका एट टाइम पर आप रीजन बता सकते हैं कि वो कहाँ पाया जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी है, न कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे। चलिए, अब आपकी जो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस आल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जहां पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी आपकी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की, उसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऑब्वियसली जहां पर वो पाया जाएगा वहां पर उसकी डेंसिटी हाई होगी। ये था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। आपके अगर मैं बात करूं बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो इतना इनफ है आपका इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, अगर आपके पेपर्स में आता है तो। चलिए अब बात करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दी श्रोडिंगर इक्वेशन। आवाज आ रही है? यस सर। तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, अब श्रोडिंगर इक्वेशन को हमको अच्छे से डिस्कस करना है, ये आपके पेपर में आता ही है और ये आपका बहुत ही हेल्पफुल है, आपके हायर क्लासेस में भी इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से आपका जो है मेन आपका एक पोस्टुलेट्स क्रिएट होगा क्वांटम केमिस्ट्री का, जिसको हमको पढ़ना जरूरी है। देखिए, the Schrodinger equation describes the wave property of an electron in terms of its position, mass, total energy and potential energy। अब आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है उसमें अभी पिछले उसमें हम क्या देखे कि इसको हम सिंपल पार्टिकल ना कंसीडर करके हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग इसके वेव प्रॉपर्टीज को आप कंसीडर करते हैं, और ये जो वेव प्रॉपर्टीज हैं वो वेव प्रॉपर्टीज को आपका जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में, जैसे कि पोजीशन हो गया, मास हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी अगर वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में जैसे कि रहता है, कोई न्यूक्लियस के पास है, कोई न्यूक्लियस से दूर है, कोई न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उनका मोमेंटम क्या होगा, उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो है उस इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टीज को ये जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्रोडिंगर इक्वेशन, काफी हेल्पफुल है। अगर क्वांटम केमिस्ट्री या फिर ये बोलिए श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं होता तो बहुत दिक्कत हो जाती है आपको इन चीजों को, केमिस्ट्री को अच्छे से समझने में। चलिए देखिए, द इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द वेव फंक्शन साइन which describes an electron wave in space, और ये क्या है आपका, इन अदर वर्ड्स इट डिस्क्राइब्स एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जो है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करता है वेव फंक्शन साइन के टर्म में, और जहां भी आपका ये जो आपका इक्वेशन है उसमें आपका ये साइन वेव फंक्शन आपको दिखेगा। देखिए, अगर हम इसकी नोटेशन या फिर इक्वेशन की बात करें तो इसके सिंपलेस्ट नोटेशन जो होता है, सिंपलेस्ट नोटेशन जो होता है, कोई लीव होगा तो देख बता दीजिए भाई, ठीक है, या फिर कोई ज्वाइन करते हैं तो भी बताना। यस सर। कौन कौन ज्वाइन हो गए? थ्री प्रेजेंटेशन ओके। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो आपका सिंपलेस्ट जो श्रोडिंगर इक्वेशन का जो आपका रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कैसे दिखाते हैं, आप अपने बुक्स में भी देखते होंगे कि H साइन इज इक्वल टू E साइन होता है। ठीक है, यहाँ पर साइन जो है आपका वेव फंक्शन which describes electron wave in space, उसको नोटेशन कर रहा है, और आपका E जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और H जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा डीप ले जाऊंगा कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यहाँ पर क्या है और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस इक्वेशन में ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये सीधे एग्जाम में आता है कि विच रिप्रेजेंटेशन आर आप ये बोल सकते हैं कि विच रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट फॉर श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, जहां पर H साइन इज इक्वल टू E साइन आपका एक सिंपलेस्ट नोटेशन है आपका श्रोडिंगर इक्वेशन का। यहाँ पर ये जो आपका साइन जो है वो आइगन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि जब इस साइन फंक्शन को हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से ऑपरेट कर रहे हैं तो वो एक सेम फंक्शन को रिप्रोड्यूस कर रहा है, और जब सेम फंक्शन को जब कोई रिप्रोड्यूस करता है एक ऑपरेटर तो उसको आइगन फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं, और आइगन फंक्शन के लिए जो आपका कांस्टेंट वैल्यू आता है उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। तो ये एक प्रकार का आइगन वैल्यू इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्वांटम केमिस्ट्री जब अच्छे से पढ़ेंगे तो इन सभी चीजों को मैं और अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ये हैमिल्टोनियन क्या है और आपका एनर्जी क्या है। तो देखिए,
ये जो आपका एच था, द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फ्रीक्वेंटली कॉल्ड सिंपली हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को सिंपली आपका कभी हैमिल्टोनियन भी बोल दिया जाता है, इंक्लूड्स डेरिवेटिव्स दैट ऑपरेट ऑन द वेव फंक्शन। बिल्कुल, ये जो हैमिल्टोनियन एच है वो आपका वेव फंक्शन साइन को ऑपरेट कर रहा है। When the Hamiltonian is carried out, the result is constant the energy times sin। बिल्कुल यहाँ पर h sin इज इक्वल टू ई साई था। जब साइन को आपका h क्या किया, ऑपरेट किया, तो आपका साइन तो सेम आ गया, लेकिन साइन के मल्टीप्लाई में आपका एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया, कौन, एनर्जी। The operation can be performed on any wave function describes an atomic orbital। ये जो ऑपरेशंस हैं आपके किसी भी एक वेव फंक्शन को आप जब परफॉर्म करेंगे तो वो एक एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं, जैसे कि एस ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया, डी ऑर्बिटल हो गया। तो जो डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं वो भी आपका पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी एक्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, तो इस टाइप के डिफरेंट जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिफरेंट वेव फंक्शन रखते हैं। दैट इज उसका जो साइन का वैल्यू होता है वो डिफरेंट हो सकता है। तो जब ये हैमिल्टोनियन उस डिफरेंट वेव फंक्शन को जब ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी का वैल्यू है ना वो डिफरेंट आता है। आपका वो वेव फंक्शन तो सेम एज इट इज वेव फंक्शन आ जाता है, साइन टू साइन आ जाता है, सेम टू सेम, लेकिन उसका जो वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू जो एनर्जी होता है उसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं आता। वो कभी क्या आता है, कभी 1s के लिए अलग, तो 2s के लिए अलग, तो p के लिए अलग, d के लिए अलग। तो उस एनर्जी का जो वैल्यू है वो अलग अलग आता है। और डिफरेंट जब ये वैल्यू आते हैं तो उनको आप ये बता सकते हैं कि हाँ इसकी एनर्जी जो है कम है तो ये न्यूक्लियस के पास है, इसकी एनर्जी ज्यादा है तो न्यूक्लियस से दूर है। तो इस टाइप से आप इसको बात करते हैं। देखिए, दिस इज अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग क्वांटाइजेशन इन दैट each ऑर्बिटल characterized by its own wave function has a characteristics energy। आप एक क्वांटाइज्ड एनर्जी की बात करते हैं। आप जब पढ़ेंगे आगे तो आप देखेंगे कि हाँ इसकी जो मोमेंटम है h/2 पाई का जो है आपको क्वांटाइजेशन से पाया जा रहा है, ये इसके पूर्ण गुणक है, इस तरह से कुछ कुछ आप बात करेंगे। इसको मैं आगे और जब अच्छे से पढ़ेंगे तो उस क्वांटाइजेशन का मीनिंग आपको बताऊंगा, डिफरेंट टर्म्स के लिए कैसे उसका क्वांटाइजेशन होता है। ठीक, देखिए, इन द फॉर्म used for calculating energy levels, the Hamiltonian operator for one electron system is। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये H जो आप लिखे थे H साइन, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो H क्या होता है, वो होता है -h² 8π² m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर 4πε0 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका मीनिंग क्या है, तो देखो ये जो है आपके वन कोऑर्डिनेट में भी शो कर सकते हो इसको, और इसको 3 कोऑर्डिनेट में भी शो कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो तीनों कोऑर्डिनेट को कंसीडर किया गया है, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट को जहाँ पे यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो तीनों ये टर्म्स आएंगे। आपको अच्छी बात क्या है कि जब आपको वन कोऑर्डिनेट में बात करें, वो एक्स कोऑर्डिनेट में, तो आपको सिर्फ इसी को लेना है, आप इसको काट देंगे। अगर आपको जब दो कोऑर्डिनेट में लेंगे तो आप दोनों को ले सकते हैं, एक को काट देंगे। लेकिन जब तीनों यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों टर्म इंट्रोड्यूस है तो इसको बोलते हैं कि हम इस हैमिल्टोनियन को तीनों कोऑर्डिनेट के लिए आप इस हैमिल्टोनियन का जो आपका नोटेशन है या रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होगा। इसमें कांस्टेंट क्या है, -h² 8π² i 8π² m। यहाँ पर जेड क्या है, ई क्या है, और ये सभी चीजों को मैं भी बताऊंगा। और ये जो है आपका जेड ई स्क्वायर 4πε0 है ये। और ये जो आपका यहाँ भी एक्स वाई जेड, जब ये वन कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स ले लो, दो कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स वाई ले लो। और जब यहाँ पर तीनों टर्म्स इंट्रोड्यूस हैं एक्स वाई और जेड, दैट इज ये जो है आपका तीनों कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब
आपको ध्यान ये देना है कि ये टर्म क्या है और ये टर्म क्या है। तो देखिए इस हैमिल्टोनियन में ये एच होता है ना, वो एक्चुअली एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पर ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के लिए जब वो साइन वेव फंक्शन को ऑपरेट करता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है एनर्जी ई। तो इस हैमिल्टोनियन का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, तो ये जो है आपका, ये जो आपको मैं यहाँ पर सर्कल किया हूँ वो रिप्रेजेंट करता है दिस पार्ट ऑफ द ऑपरेटर डिस्क्राइब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट्स एनर्जी ऑफ मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन करने के कारण देती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, उस पार्ट को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपरेटर का ये फर्स्ट पार्ट। और ये जो आपका जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई ई नॉट है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है potential energy. This part of operator describes the potential energy of the electron, the result of electrostatic attraction between electron and nucleus. It is commonly described as B. क्लियर है भाई। तो ये तो आपका कभी कभी आपका ये जो काइनेटिक एनर्जी, इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसको जनरली टी से दिखा देते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट में है तो टी एक्स, वाई कोऑर्डिनेट में है तो टी वाई। वैसे ही आपका ये जो है, ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहा है, जिसको हम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वी एक्स, वाई कोऑर्डिनेट के लिए वी वाई, तो इस तरह से नोटिफाई करते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी पोर्शन, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी पोर्शन। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण आता है। ये जो है आपका जनरली अगर आप देखे होंगे तो ये अगर एक सेंटर में क्या होता है आपका न्यूक्लियस, और यहाँ पर उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं वो, तो इनके बीच एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है, इनके बीच अट्रैक्शन होता है। तो ये जो आपकी ये क्या होते हैं, द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, और इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी को जनरली T से रिप्रेजेंट करते हैं, और टोटल एनर्जी को जैसे Hx इज इक्वल टू Tx प्लस Vx, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होगी भाई, तो टोटल एनर्जी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसके मोशन के कारण जो एनर्जी है वो, और आपको उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण एनर्जी है वो। क्लियर है। आगे बढ़े। यस सर। किसी को डाउट होगा पूछ लीजिए भाई, अभी ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, इतने से आसानी से आपको समझ नहीं आएगा। धीरे धीरे जब आप क्वांटम में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चीजें थोड़ी सी क्लियर होती जाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म इंट्रोड्यूस होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हैमिल्टोनियन और टोटल एनर्जी, ऑपरेटर, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन। तो थोड़ा सा उतना आसान नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे अगर पढ़ते चलते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। चलिए यहाँ पर ये जो डिफरेंट आपके टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं उसमें यहाँ H क्या होता है आपका, प्लैंक कांस्टेंट, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। और ये कभी कभी आप किसी बुक में देखेंगे तो ये एक्चुअली क्या होता है पता है, जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे के जगह में आपको क्या दिख जाता है, आर, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये पूरा आर का वैल्यू जो है ना, ये आर वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर ही होता है, इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जिस इलेक्ट्रॉन की आप एनर्जी निकाल रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस आपका न्यूक्लियस से कितना है, वो होता है ये आर। और जेड क्या है आपका, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, और ई क्या है आपका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। और ये जो आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दिस ऑपरेटर कैन बी अप्लाइड टू अ वेव फंक्शन साइन। अब ये जो आपका साइन आपका जो वेव फंक्शन है उसको ये ऑपरेटर जो हैमिल्टोनियन एच साइन लिखे थे शुरू में, अब ये एच का वैल्यू जितना पीछे स्लाइड में दिखाया मैं,
ये आपका क्या है, H है। अब ये H साइन था, तो H साइन को आप क्या कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे ये हैमिल्टोनियन जो है। तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर मैं ये पूरा जो H का वैल्यू लिखा था, उस H के वैल्यू को, ये आपका पूरा क्या था भाई, इतना पोर्शन आपका क्या था, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा था। और ये वाला पोर्शन जो है पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर अलग से लिख दिया मैं इसको पूरा v लिख दिया इसको, क्योंकि जो क्या था -z² प्लस 4πε/r, और ये किसके बराबर था, r का वैल्यू क्या रखा था मैं, √x² प्लस y²z²। तो इसको इतना बड़ा ना लिख करके उसको छोटा करके सीधे क्या लिखा दिया था, v, और v बराबर क्या है -z²/4πε0। तो कई बुक्स में आपको सीधा ये लिखा रहता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है। अब ये साइन, क्योंकि शुरू में ही आप देखे थे श्रोडिंगर इक्वेशन क्या था भाई, H साइन इज इक्वल टू E साइन, H साइन इज इक्वल टू E साइन। और ये एक्स वाई जेड क्या शो कर रहा है, ये एक्स वाई जेड जो है तीनों कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है कि 3D में हम बात कर रहे हैं कि 3D में हम इस ऑपरेटर को, साइन फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। The potential energy V is a result of electrostatic attraction, पिछले स्लाइड में ही बात किया था, between the electron and nucleus. Attractive force such as those between a positive nucleus and a negative electrons are defined by convention to have negative potential energy. ये जो आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस है, किसके बीच, पॉजिटिव न्यूक्लियस और निगेटिव इलेक्ट्रॉन, इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और आपका इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों के बीच एक अपोजिट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वर्क करता है, और ये जो आपका डिफाइन होता है निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी से। जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है वो निगेटिव साइन के साथ इंट्रोड्यूस होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है वो बहुत पास है, इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस, ये आपका ये आपका न्यूक्लियस सर था। ऊपर वाला लाइन एक बार और समझाइए ना, कौन सा वाला, जस्ट ऊपर लाइन। हाँ जस्ट देखो, एक सेकेंड, ये पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होता क्या है। तो ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऑब्वियसली इनके बीच एक अट्रैक्शन काम करेगा, तभी तो ये जो है उसके अराउंड घूम रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इसका जो काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होता है उसको निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में दिखाया जाता है। पिछले स्लाइड में जस्ट मैं आपको दिखाया, जैसे कि आपको दिखाऊं, ये लो यहाँ पर दिखाया, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के कारण जो आपका पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस होता है, और जितना ज्यादा आपका जो है ये पोटेंशियल एनर्जी होगा वो उतना ही निगेटिव साइन के साथ आएगा। जैसे जैसे कि अगर देखें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बहुत पास है, उसका आर का डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, तो यहाँ पर इसका लार्ज निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आएगा निगेटिव में। एक्चुअली ये बता रहा था कि पॉजिटिव न्यूक्लियस और निगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करता है उसके कारण आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, और वो पोटेंशियल एनर्जी जो इंट्रोड्यूस हो रहा है उसका साइन क्या होता है, निगेटिव साइन होता है, निगेटिव। अब निगेटिव साइन तो सब में आएगा समझ लो, लेकिन कितना निगेटिव, ज्यादा निगेटिव है तो हम क्या समझेंगे, छोटा निगेटिव है तो हम क्या समझेंगे। तो अगर ये आपका कोई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के पास में यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रॉन है,
और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन आपको पास दिखाई दे रहा होगा प्रोटॉन के, तो इनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा प्रोटॉन का, क्योंकि पास है। तो पास है तो इनके बीच ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका वैल्यू ज्यादा निगेटिव आएगा, लार्ज निगेटिव पोटेंशियल वैल्यू आएगा। और ये जो आपका दूर वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के साथ इसके साथ जुड़ा तो रहेगा, लेकिन पास वाला जितना अट्रैक्शन कर पा रहा है उतना अट्रैक्शन इनके नहीं हो पाता, जिसके कारण इसका जो वैल्यू है स्मॉल निगेटिव आएगा। क्या आएगा? स्मॉल निगेटिव। यस सर। देख लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब बहुत दूर, दूरस्थ जो है, बहुत दूर होगा जो न्यूक्लियस के, उस इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आएगा वो स्मॉल आएगा, लेकिन आएगा किसमें? निगेटिव में, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस हो रही है उसका वैल्यू निगेटिव साइन में आता है। लेकिन जो पास इलेक्ट्रॉन है, दैट इज जिनके में अट्रैक्शन ज्यादा है, उसका वैल्यू बड़ा निगेटिव, लार्ज निगेटिव के साथ आएगा। और जो दूर होंगे उसका जो है वैल्यू तो स्मॉल होगा लेकिन वो भी निगेटिव होगा। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही दूर है, और एन इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस आर गोज टू इनफाइनाइट। अब बहुत ही दूर है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, तो अट्रैक्शन इनके बीच तो काम ही नहीं करेगा। भाई इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच कहाँ अट्रैक्शन काम करेगा? तो उस कंडीशन पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। और क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इनकी जो दूरी है वो बहुत ही दूर है, यहाँ पर इनके बीच अट्रैक्शन वर्क नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइन एंड साइन स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन बहुत आता है आपके एग्जाम में कि साइन और साइन स्क्वायर का सिग्निफिकेंस बताओ, कि साइन इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइन जो है एक वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये जो साइन का स्क्वायर होता है ना, वो आपका प्रोबेबिलिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। वो आपकी जो प्रोबेबल पोजीशन होता है आपका, जो एक रीजन में जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, उस रीजन को ये साइन स्क्वायर क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए दो चार इसमें कमेंट मैं आपको बता देता हूँ। देख, अगर बिकॉज एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, एन का जो वैल्यू होता है वो 1 टू इनफाइनाइट चले जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 1s 2s 3s 4d 5d 5 6 ऐसा वैसे जो भी आपके जो क्वांटम नंबर है उसका जो आपका वैल्यू है वो 1 टू इनफाइनाइट वेरी कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो आपकी जो एवरी एटॉमिक ऑर्बिटल इज डिस्क्राइब्ड बाय अ यूनिक साइन। अगर मैं बात करूं 1s की, बात करता हूं 2s की, बात करते हैं अगर 2p की, बात करते हैं अगर 3d की, तो इन सभी जो आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं उनके लिए साइन जो होता है ना, वेव फंक्शन, वो यूनिक होता है। तो क्योंकि अगर वो हैमिल्टोनियन उसको ऑपरेट करेगा, तो हैमिल्टोनियन जब एच साइन इज इक्वल टू ई साइन देगा, एच साइन इज इक्वल टू ई साइन देगा, तो ये जो आपका साइन होगा या एटॉमिक डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसके लिए अलग अलग होता है, और अलग अलग होता है तो वो साइन टू साइन तो आपका आएगा ही, लेकिन उसका जो वैल्यू आना है, आइगन वैल्यू, जो आपका कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगा उस फंक्शन को जब आप ऑपरेट करोगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से, तो उसका वैल्यू सेम नहीं आता है। जिसका मतलब 1s के लिए जो एनर्जी आएगा वो सेम नहीं आएगा, 2s के लिए जो एनर्जी आएगा वो 1s के बराबर नहीं आएगा, 2p का जो एनर्जी आएगा वो 2s और 1s के बराबर नहीं आएगा। और ये क्यों नहीं आता? क्योंकि उसका वेव फंक्शन जो है सब एटॉमिक ऑर्बिटल का वो डिफरेंट होता है। इसीलिए तो आप बोलते हो ना कि सर अगर हम उसको सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से वो कर देता हूँ कि सर अगर हम बात करें कि ये आपका कोई, ये आपका कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, या फिर सीधा मैं इसको
उसके ऑर्बिटल्स को दिखाता हूँ। चलो ये मेरा s ऑर्बिटल है, ये मेरा p ऑर्बिटल है, इसको मैं दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पर, और जिसको मैं लिख देता हूँ 1s, इसको लिख देता हूँ 2s, और इसको लिख देता हूँ 2p। तो आपको पता है कि एनर्जी जो है ना, एनर्जी के अगर मैं इसका वैल्यू लिखूं ऐसे एनर्जी को बढ़ते हुए क्रम में, तो आपको पता है क्या कि 1s की एनर्जी जो है कम होती है। आप भी बोल देंगे इसको, ठीक है। 1s की एनर्जी सर 2s से कम होती है, 2s की एनर्जी 2p से कम होती है, ठीक है। इसीलिए तो इसको जब क्वांटम उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s, फिर आप आता है 2s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 2p में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो ये एनर्जी जो है डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रही है? क्योंकि उसका जो साइन है वो आपका क्या होता है, यूनिक होता है। 1s के लिए अलग साइन यूज होता है, 2s के लिए अलग साइन यूज होगा, 2p के लिए अलग साइन यूज होगा। क्लियर है भाई? तो उसका सॉल्यूशन जब करोगे तो उसके एनर्जी का वैल्यू अलग अलग आएगा। और ऑब्वियसली आपका जो पास वाले होंगे, पास वाले जो आपके न्यूक्लियस से पास होंगे, उसकी एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू अदर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। There is no limit to the number of solution of the Schrödinger equation for an atom। अब ये बात आ रही है कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो किसी फंक्शन के लिए, तो एक ही सॉल्यूशन नहीं आता, उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं होता। लेकिन कुछ ही हमारे लिए क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, जिसको मैं अभी बताऊंगा कि कौन कौन से कंडीशंस होंगे तो हम उस सॉल्यूशन को, जिस वेव फंक्शन को हम ऑपरेट करके सॉल्यूशन पाए हैं, तो बहुत सारे अगर उसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं तो कौन कौन से सॉल्यूशन को हमको पिक करने हैं, कौन कौन से सॉल्यूशन जो है अच्छे हैं, मतलब वो एक्सेप्टेबल है, जिसको हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, each sign describe the wave properties of given electron in a particular orbital। तो ये तो पहला ही लाइन हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल के लिए डिफरेंट वेव फंक्शन अगर वो है, तो वो साइन जो है आपके किसी इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट ऑर्बिटल में उसके वेव प्रॉपर्टी को ही डिस्कस रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, the probability of finding an electron at given point in a space is proportional to psi square, is proportional to psi square। इस लाइन को आपको याद रखना है कि ये आपका जो साइन है ना, साइन, उसका क्या सिग्निफिकेंस है कि वो हर एक साइन जो है अपने वेव प्रॉपर्टीज, जो इलेक्ट्रॉन जिसकी आप एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके वेव प्रॉपर्टीज को उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में डिस्क्राइब करता है। बल्कि साइन स्क्वायर जो है, उसी वेव फंक्शन का स्क्वायर उस ऑर्बिटल, या आप ये बोल दीजिए कि वो जो पॉइंट जहां पर आप उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, वो इस साइन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, न कि साइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to psi square, but not depends on साइन, क्योंकि साइन जो है उसके वेव प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है, बल्कि साइन स्क्वायर उसके प्रोबेबल पोजीशन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। और वो प्रोबेबिलिटी जो होती है ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर। यही क्वेश्चन आपके बार बार आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और अभी भी ये पूछा जाएगा कि साइन और साइन स्क्वायर में, इन दोनों में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। समझ आया? यस सर। चलिए अब बात करते हैं कि जो बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं, साइन को अगर आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है
तो बहुत सारे क्या हो रहे हैं, सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अब बहुत सारे जब सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो वो सॉल्यूशंस में कौन से सॉल्यूशन जो है एक्सेप्टेबल होंगे, कौन से सॉल्यूशन को हमको पिक करना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। उस कंडीशंस को हमको समझना है। ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बीएससी में भी आते हैं। इवन बीएससी आपके गेट, नेट और आपका जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ छत्तीसगढ़ का जो एग्जाम था उसमें भी यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है काफी इम्पोर्टेंट है। ये गेट, नेट सब जगह क्वेश्चन देते हैं और डायरेक्ट स्टेटमेंट आते हैं, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री है। क्वांटम केमिस्ट्री के जो स्टेटमेंट है वो जनरली चेंज नहीं होते। जो H साइन इज इक्वल टू E साइन है वो H साइन इज इक्वल टू E साइन ही रहेगा। क्लियर है? तो स्टेटमेंट इसके चेंज नहीं होते और ये आपके एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। आपको याद रखनी है सिर्फ कि कौन कौन से कंडीशंस एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ऑफ साइन होते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहला, अ नंबर ऑफ कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर फिजिकली रियलिस्टिक सॉल्यूशंस ऑफ साइन। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं, अ वेव फंक्शन साइन मस्ट बी सिंगल वैल्यू। ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी के गेट के एग्जाम में। गेट केमिस्ट्री के 2021 के एग्जाम में, सॉरी 2021 में ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है। तो द वेव फंक्शन साइन मस्ट बी सिंगल वैल्यू, दैट इज there cannot be two probabilities for an electron at any position in space। अगर हम बात करें कि कोई एक पोजीशन है स्पेस में, वहां पर उसकी दो प्रोबेबिलिटीज नहीं होगी, दैट इज उसका एक ही वैल्यू होना चाहिए। दो वैल्यू होगा मतलब दो प्रोबेबिलिटी वहां पर नहीं पाई जाएगी, एक ही प्रकार की प्रोबेबिलिटी वहां पर पाई जाएगी एक पोजीशन पर। ठीक है। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो द वेव फंक्शन साइन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूअस। ये दोनों स्टेटमेंट इस बार के गेट के एग्जाम में आपको दिख जाएंगे। 2021 में ये पूछा गया है। इसका मतलब क्या है, द प्रोबेबिलिटी मस्ट बी डिफाइंड एट ऑल पोजीशंस इन स्पेस एंड कैन नॉट चेंज अब्रप्टली फ्रॉम वन पॉइंट टू द नेक्स्ट। आपको मन चाहा आप एकदम उसमें जो है चेंजेस नहीं कर सकते पोजीशंस में। आप वहां पर जो है ये जो आपका डेरिवेटिव्स फर्स्ट डेरिवेटिव्स है वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। अगर बात करें थर्ड की तो द वेव फंक्शन साइन मस्ट अप्रोच जीरो एज आर अप्रोचेस इनफाइनिटी। अगर कोई वेव फंक्शन है, जब वो वेव फंक्शन का सॉल्यूशन जो है वो जीरो आना चाहिए, कब, जब डिस्टेंस क्या हो जाए, इनफाइनिटी। जब हम पिछले स्लाइड में देख रहे थे कि r इज इनफाइनाइट तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी जीरो होता है। तो उस कंडीशंस में द वेव फंक्शन ऑफ साइन मस्ट आल्सो अप्रोच द जीरो। फॉर लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस the probability must grow smaller and smaller, the atom must be finite। अगर हम डिस्टेंस दूर जाते जाते हैं, अगर मैं इस न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहा हूं तो आपका जितना दूर जाते जाएंगे वहां पर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो और कम होती जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जाती जानी चाहिए, कम होती जानी चाहिए। और जो आपकी पास में है उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी दूर से ज्यादा होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट की अगर बात करें तो फोर्थ है आपका, अगर आपका द इंटीग्रल आल स्पेस, अगर पूरे उसके आपको जितना स्पेस में आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उस आल स्पेस में अगर साइन ए और साइन ए स्टार डी टाउ इज इक्वल टू 1 आता है, तो जिसका जो आपका वेव फंक्शन है और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उसका अगर हम इंटीग्रल करते हैं डी टाउ रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर उसका वैल्यू अगर 1 के बराबर आ जाता है, तो अगर ये रिलेशन शो होता है
तो हम ये बोलते हैं कि द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीइंग समवेयर इन स्पेस इज इक्वल टू 1। वहां पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, जो स्पेस आप बात कर रहे हैं उस स्पेस में आपका जो पोजीशन है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजिंग द वेव फंक्शन। अगर इस वेव फंक्शन का ये इंटीग्रल जब आप करते हैं साई स्टार ए डी टाउ अगर इसका सॉल्यूशन 1 के बराबर आ जाता है तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो वेव फंक्शन है वो एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। क्या है? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। और अगर ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं रहता तो उस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का यूज किया जाता है। क्लियर है? वैसे अगर बात करें फिफ्थ, तो फिफ्थ अगर इंटीग्रल अगर ये बोलता है कि अगर इसी सॉल्यूशन का देखो, अगर जो स्पेस जहां पर आप इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं वहां साइन ए और साइन बी दो आपका जो वेव फंक्शन है, जहां पर डिफरेंट वेव फंक्शन लिया है, उनका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो अगर उसका सॉल्यूशन 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं कि साइन ए एंड साइन बी आर वेव फंक्शन, sin A and sin B are wave function for an electron in different orbital within the same atom. All orbital in an atom must be orthogonal to each other. इसका मतलब ये है कि अगर दो फंक्शंस का किसी स्पेस में आपका इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट अगर 0 आता है तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों साइन ए और साइन बी जो वेव फंक्शन है एक दूसरे के ऑर्थोगोनल रिलेशन रखते हैं। ऑर्थोगोनल रिलेशन रखते हैं, तो इसी को ये बोला जा रहा है मस्ट बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। और अगर इसका सॉल्यूशन दो आपका जो फंक्शन है यहाँ पर सेम फंक्शन को ले लिया है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो उसका सॉल्यूशन अगर 1 आता है तो वो है आपका एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाता है। और जब दो फंक्शन का रिजल्ट 0 आएगा, इंटीग्रल उसका रिजल्ट, तो वो आपका क्या कहलाता है? दे फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। हेलो ठीक है? सर। हाँ हेलो। हेलो हाँ पूछ। हेलो सर। हाँ सुनाई दे रहा है ना यार, बोल ना। नहीं सुनाई? मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो। आ रहा है सर आपका आवाज। हाँ पंकज। अच्छा पंकज बोल रहा है कि आपकी आवाज मेरे को नहीं आ रही है। हाँ अब आई यार आवाज पंकज। हेलो हाँ अब अभी भी नहीं आ रही है क्या? आकांक्षा। हाँ मेरी आवाज आ रही तेरे को? हाँ आ रही तेरी आवाज। सर पर सर चले गए नहीं क्या? आ रही है सर। नहीं सर। मेरे आकांक्षा लोग तो सुन रहे हैं यार मेरी आवाज को। वही तो मेरे को तो सुनाई दे रहा है सर का आवाज। एक मिनट मैं रिज्वाइन करता हूँ। हाँ अरे लास्ट हो गया लेक्चर। मेरा तो कुछ देर। सोमेश तेरे को सुनाई दे रहा है? हाँ ठीक। रिज्वाइन करो। ठीक है। यस सर। हाँ चौथा और पांचवा समझा दीजिए सर, आवाज नहीं आ रहा था। ठीक है ना, चौथा पांचवा मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। और ये इम्पोर्टेंट है यार, यहाँ से ना क्वेश्चन बनते हैं कि सीधा रिलेशन दे देता है अपने को कि अगर एक रीजन में, ठीक है, मैं बाद में बात बताऊंगा कि जब रीजन हमारा 0 to L होगा या जब एप्लीकेशन पढ़ते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन का तो वहाँ हम डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों का। तो अगर किसी स्पेस में अगर कोई फंक्शन है मेरा साइन ए और वो फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है आपका साइन ए और साइन स्टार, ठीक है, अगर उसको हम डी टाउ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करते हैं तो अगर ये इक्वेशन आता है दैट इज इसका रिजल्ट क्या आता है? 1 आता है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है साइन फंक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अगर ये आपका रिलेशन जस्टिफाई होता है किसी फंक्शन के लिए
तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। और अगर इसका सॉल्यूशन, अगर इसको इंटीग्रेशन करते हैं आप किसी रीजन पर, तो अगर उसका रिजल्ट 1 नहीं आता, कुछ भी आ जाए 1 नहीं आता, तो हम उसको बोलते हैं कि वो जो है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन नहीं है। आपके नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए उसका ये जो इंटीग्रल रिलेशन है उसमें उसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो उस कंडीशन में ना हमको एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जब मैं नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की जो कॉन्सेप्ट आती है, तो वहां पर हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा वेव फंक्शन, जैसे कि मेरा अगर 1D बॉक्स है तो उसके लिए कौन सा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा, हाइड्रोजन एटम है तो कौन सा वेव फंक्शन जो है एक्सेप्टेबल होगा। तो वहां पर 1s ऑर्बिटल है उसके लिए क्या होगा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, 2s ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, 2p के लिए क्या होगा। लेकिन अगर उसका रिजल्ट कोई फंक्शन दिया है, उसका अगर इस रिलेशन में अगर आप उसको रखते हैं और उसका सॉल्यूशन 1 आता है, तो हम बोलते हैं कि उसका जो है आप वो फंक्शन जो है आपका नॉर्मलाइजिंग या नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर कोई दो फंक्शन है साइन ए और साइन बी, सपोज मान लो कि एक 2s ऑर्बिटल का फंक्शन था और एक 3p ऑर्बिटल का फंक्शन है। अगर उनको इस कंडीशन में अगर मैं रखूं, इन दोनों का अगर मैं इंटीग्रेशन कराऊं अगर किसी स्पेस में से किसी रीजन में, ठीक है, एक लिमिट लेकर के, तो अगर उसका रिजल्ट अगर आपका 0 आता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो दोनों फंक्शन है साइन ए और साइन बी, वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल। तो अगर इनका ये रिजल्ट अगर 0 आता है तो दोनों फंक्शन दे मस्ट बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। लेकिन अगर इसका रिजल्ट अगर 1 के बराबर आता है, तो ये फंक्शन जो है आपका जो वेव फंक्शन है वो क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। यहाँ से क्वेश्चन पहले भी बन चुके हैं कि बताइए कि कौन सा रिलेशन जो है करेक्ट है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए और नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन के लिए, और कौन सा जो है आपका ऑर्थोगोनल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे करके ये सीधा क्वेश्चन इस स्टेटमेंट को उठा देता है, पहले पूछा जा चुका है और अभी भी ये रिलेशन को पूछ सकता है, क्योंकि क्वांटम में कोई इसका अल्टरनेट नहीं होता, जो है वो है। ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है। क्वांटम केमिस्ट्री दैट इज इमेजिनेशन पर चलता है, इसमें पोस्टुलेट्स दिए जाते हैं, न कि थ्योरी। तो ये चेंजेस नहीं होते ज्यादातर, सेम टू सेम आपके एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो दूसरा कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा, साइन एंड साइन बी वेव फंक्शन of for electron in different orbitals within the same atoms, all orbitals in atom must be orthogonal to each other। बिल्कुल आपको सबको पता होगा कि अगर यहाँ पर डिफरेंट ऑर्बिटल लेता हूँ मैं 1s 2s 2p, अगर एक ही एटम है, जैसे मान लो एक नाइट्रोजन एटम का है, तो नाइट्रोजन एटम का जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल मैं लिया हूँ यहाँ पर, तो इन ऑर्बिटल के लिए जो वेव फंक्शन होगा ना, उसका अगर जो है ये दो वैल्यू आपका क्या हो जाए, आपका उसका इस रिलेशन में उसका वैल्यू 0 आ जाए, तो ये दोनों ऑर्बिटल के लिए जो आपका वेव फंक्शन होगा वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। और उस कंडीशन के लिए जो सभी आपके जो आपके सेम एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन शो करते हैं। क्लियर है। तो ये बात हुई आपकी कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन फॉर साइन। तो यहाँ तक इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। इसमें हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गई और आपका जो श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया, उसमें साइन स्क्वायर का सिग्निफिकेंस हो गया और कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ऑफ साइन हो गई। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए भाई। नो सर, कोई डाउट नहीं नो सर। सर, बस इसका पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ, इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा और इस लेक्चर को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है यस सर, पर टेस्ट को लेके है। टेस्ट मतलब कौन सा टेस्ट? संडे को जो होने वाला है ना, हाँ तो तो उसमें मतलब हम्म। इस ग्रुप में जब से ऐड हुए हैं और जब से इसका क्लास हुआ है उस दिन से करना है कि पहले कभी करना है? नहीं, जब से आपका जो क्लास शुरू है ना, अभी से जब से ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है, हाँ। हाँ, तो उस डे से आपको मतलब इसको शुरू करना है। मतलब जितने मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराया हूँ उस वीडियो तक मतलब आपका टेस्ट आएगा। यस सर। ठीक है। हाइड्रोबोरे